नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूँ आपका संदीप तिरो। डेली के इस 7 बजे के बुलेटिन में हम जो महत्वपूर्ण मुद्दा लेते हैं, उसमें से आज महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मई महीने में 5 देशों की हुई विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात पहुँचे। 16 और 17 मई को वो नीदरलैंड में थे, 17-18 मई को वो स्वीडन में थे, 18-19 को वो नॉर्वे में थे और 19-20 को वो इटली में थे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से बहुत सारी चीज़ें जो भारत के पक्ष में होनी चाहिए, वो नहीं हुई, कुछ चीज़ें हुई भी, लेकिन ये दौरा विवादों के भेंट चढ़ गया। भारत सरकार ने जो इन देशों के साथ समझौते किए, जिसमें से कुछ अच्छे समझौते हैं, वो इस विवाद में दबकर रह गया और इसकी वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जहाँ भी जाइए वो पीआर स्टंट जो करते हैं, उस पीआर स्टंट में जो 2 देशों के बीच की कूटनीतिक वार्ता है और जो पहले रिपोर्टिंग होती थी कि भारत को क्या मिला, भारत ने क्या दिया, वो सब दब के केवल मोदी, मोदी, मोदी हर जगह भाजपा का जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस है, वहाँ के एनआरआईज़ के कुछ लोगों को पकड़ के लाना और उससे मोदी, मोदी चरण वंदना करवाना। इसमें जो मेन मुद्दे हैं, जो भारत सरकार समझौते कर रही है, वो पूरा मुद्दा पीछे छूट जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज भी इस पूरे मुद्दे को ढककर सिर्फ व्यक्तिवादिता पर केंद्रित हो जाता है। राष्ट्र कहीं पीछे छूट जाता है। और यदि आपको अभी ध्यान हो तो चाइना में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गए थे। चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे उनकी मुलाकात हुई। वहाँ कोई भी लप्पी-झप्पी-पप्पी नहीं चला। कोई भी हगिंग डिप्लोमेसी नहीं हुई। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्लोमेसी हुई। चीन के राष्ट्रपति तो ट्रंप को लाने भी एयरपोर्ट तक नहीं गए और वो अपनी जगह पे खड़े रहे। डोनाल्ड ट्रंप आए, हाथ मिलाए, बात खत्म। लेकिन जिस तरह से एकदम फ्लाइंग काइट पोजीशन में प्रधानमंत्री मोदी आपको अरब में दिखे हैं, खासकर जो यूएई के सुल्तान के साथ ऐसे-ऐसे मिलते हुए, भारत के पूरी कूटनीति को वो एक उपहास का पात्र बना देता है, मजाक का पात्र बना देता है। और जो मेन मुद्दे हुए, जो समझौते हुए, वो कहीं नेपथ्य में छूट जाता है। इसका फायदा उठाया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के मुंह पर सुना दिया कि आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, आपके यहाँ प्रेस फ्रीडम नहीं है, आपके यहाँ अल्पसंख्यकों के राइट नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जवाब देने की जगह बाद में विदेश मंत्रालय के अधिकारी जवाब देते रहे, क्योंकि मोदी जी जवाब नहीं दे पाए। यही सत्य। जब वहां का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को उठा के रख दिया। यही नॉर्वे में हुआ। नॉर्वे में वहां के एक पत्रकार ने सवाल उठा लिया, प्रधानमंत्री जी उठे और चलते बन गए और बाद में ब्यूरोक्रेसी जवाब देती रही। तो यह जो पीआर डिप्लोमेसी है, प्रधानमंत्री का जो इवेंट, जो आडवाणी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े इवेंट मैनेजर हैं, उस इवेंट मैनेजमेंट में वह हर चीज छूट जा रहा है जो भारत के हित में है। चाइना ने राष्ट्र को हित में रखकर डिप्लोमेसी की, शी जिनपिंग खड़े रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हाथ मिलाया। लेकिन भारत की पूरी डिप्लोमेसी राष्ट्र को प्रमुख रखकर नहीं है, वो व्यक्ति को प्रमुख रखकर है। वो फ्लाइंग काइट और विमान लैंडिंग के तर्ज पर डिप्लोमेसी चल रही है। इसलिए जब व्यक्ति केंद्र में आ जाए तो समझिए कि देश के लिए डिप्लोमेसी नहीं हो रही, देश के लिए कूटनीति नहीं हो रही, ये कूटनीति हो रही है एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के इमेज बिल्डिंग के लिए, और उसी इमेज को नीदरलैंड और नॉर्वे में पंचर कर दिया गया। अब सोशल मीडिया में, भारत में आप जानते हैं कि जो भी मोदी सरकार से सवाल पूछेगी, वो जॉर्ज सोरोस का एजेंट हो जाएगा, विदेशी एजेंट हो जाएगा, वो कांग्रेस एजेंट हो जाएगा। ये अलग बात है कि खुद भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस हो चुकी है
कांग्रेस के नेता भाजपा में बढ़े हुए हैं। ये अलग बात है कि विदेशी एजेंसी में खुद प्रधानमंत्री मोदी ट्रेंड हुए हैं एसीवाईपीएल में 1993-94 में, और इसकी घोषणा खुद वो कई बार कर चुके हैं। अमेरिका के एसीवाईपीएल में किरण रेड्डी ने फोटो शेयर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये अलग बात है कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग, उसके फंड को मैनेज जो मोदी सरकार में मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनकी बेटी पर ये आरोप लगा है फंड मैनेज करने का, फंड निकले हैं जॉर्ज सोरोस के। तो सब कुछ इनके पास है। कांग्रेसी भी ये, एप्स्टीन भी ये, जॉर्ज सोरोस भी ये, विदेशी एजेंसी का नेटवर्क भी इनका। लेकिन सवाल आप पूछाएंगे तो आप विदेशी पत्रकार को यहाँ पे अरबन नक्सल कहा जा रहा है, विदेशी एजेंट कहा जा रहा है। यही डिप्लोमेसी व्यक्तिगत डिप्लोमेसी है, क्योंकि राष्ट्र पीछे छूट गया, इसलिए व्यक्ति भक्त लोग सवाल पूछने वालों पे टूट पड़े। लेकिन नीदरलैंड आपकी भाषा नहीं समझता, नॉर्वे आपकी भाषा नहीं समझता, दुनिया में जो फजीयत होनी थी वो हो गई। तो आज का ये पूरा जो एपिसोड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विदेश दौरे से हमें क्या मिला है ये भी बताएंगे, सिर्फ आलोचना नहीं। लेकिन जो मिला वो प्रधानमंत्री मोदी के आरती उतरवाने, अपने आप को देवता साबित करने, नृत्य गान, ये जो पीआर एजेंसी का पूरा खेल है, उसी में दब गया। और वो दब गया तो फिर विदेशियों को मौका भी मिल गया सवाल उठाने का, क्योंकि विदेशी सरकार से सवाल उठा रहे थे, राष्ट्र से नहीं। क्योंकि भारत की जो डिप्लोमेसी है मोदी सरकार की, वो राष्ट्र को केंद्र में रखकर नहीं है, व्यक्ति को केंद्र में रखकर है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए, ज्वाइन बटन से आप इस चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। यदि आप चाहते हैं कि यूट्यूब पैसे ना लें तो आप क्यूआर कोड से भर सकते हैं। हालांकि यूट्यूब से भरेंगे तो यूट्यूब चैनल को सुरक्षित रखता है, कुछ पैसे हमें भी देता है। साथ ही indiaspicdaily.in पर जो लगातार खबरें लिखी जा रही है, इस डिप्लोमेसी पर भी हमने लिखी है, उसको जरूर पढ़िए, वहां सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। आज की वो खबर ओपन है, आज सब्सक्रिप्शन वाली नहीं है, तो इंडिया स्पीक डेली पे जरूर पढ़िए, क्योंकि वीडियो अलग माध्यम है, लेखनी अलग माध्यम है। लेखनी में आपको और ज्यादा गहराई मिलेगी और ज्यादा खोजी रिपोर्ट मिलेगी। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेश दौरे की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय विदेश दौरे पर गए। उससे पहले वो भारत के लोगों को विदेश जाने से मनाही करके गए, अपील करके गए, पेट्रोल ईंधन खर्च ना करने की अपील करके गए। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी खुद तो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल खर्च कर रहे हैं, जो राष्ट्र प्रमुख है वो विदेश यात्रा पे जाएगा। इसकी मैंने कभी आलोचना नहीं की। हाँ, विदेश में जो ये हाउडी मोदी टैग प्रोग्राम होता है, उसकी आड़ में क्या होता है आपको एप्स्टीन फाइल में पढ़ना चाहिए। एप्स्टीन फाइल के पर भी रिपोर्ट indiaspicdaily.in पर है। एप्स्टीन फाइल में हाउडी मोदी प्रोग्राम करने की पूरी तैयारी का जिक्र है। यानी ये जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, विदेशी एजेंसी इनके प्रोग्राम को कैसे फंड करती है, शेप देती है, कैसे लोग शामिल होते हैं उसमें, कौन लोग होते हैं, ये आपको हाउडी मोदी प्रोग्राम जो एप्स्टीन फाइल में जिसका जिक्र है कि एक प्रोग्राम करना चाहिए, इजरायल, अमेरिका और भारत के रिश्ते को लेकर उस पर बातचीत है, उसमें आपको पढ़ना चाहिए। रिपोर्ट मैंने आपको indiaspicdaily.in पर हिंदी भाषा में बहुत डिटेल में दी। अब हम चलते हैं कि क्या हुआ इन 5 दिवसीय दौरे में। तो आपको मैं बताऊं, इस 5 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब जब पहुंचे तो उनका जो फ्लाइंग काइट यानी कटी पतंग की तरह उड़ने वाला, डैना उड़ने वाला जो वहां के सुल्तान से ऐसे मिले हैं, वो बड़ा ही उपहास का केंद्र बना रहा, बहुत ज्यादा उपहास का वो केंद्र बना रहा। और कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, एक देश का प्रधानमंत्री, हम सब का प्राइम मिनिस्टर, 150 करोड़ की जनता का प्राइम मिनिस्टर, वो फ्लाइंग काइट की तरह उड़े, विमान लैंडिंग की तरह उड़े, लैंड करे मिलने के लिए,
एक अरब के शेख, एक यूएई छोटा-सा देश है, उसके राष्ट्राध्यक्ष के सामने आप ऐसे-ऐसे बुत्ते खाते हुए चले जाएँ, तो उपहास उड़ता है और ये उपहास वैश्विक लेवल पर उड़ रहा है। तुलना की जा रही है कि कैसे शी जिनपिंग अपनी जगह पर खड़े रहे, ट्रंप को वहाँ पहुँचकर उससे हाथ मिलाने जाना पड़ा। शी जिनपिंग फ्लाइंग काइट नहीं बने। 15 से 20 मई के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जो संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का 5 दिवसीय दौरा किया, कूटनीतिक गलियारों और सरकारी विज्ञापनों में, यानी सरकार के विज्ञापन में और टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पर इसको एक ऐतिहासिक विजय, विश्व गुरु की वैश्विक धमाक, ये जो पीआर वाले वर्ड्स होते हैं, उसके ज़रिए इसको महिमामंडित किया गया। कहाँ? सुधीर चौधरी के शो में आपको दिखेगा जो 15 करोड़ लेता है सालाना। दूरदर्शन न्यूज़ में दिखेगा और यहाँ के अखबारों में दिखेगा, जो सरकारी विज्ञापन से चलते हैं, यहाँ के चैनल में चले दिखेगा। यानी जो 7,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का सरकारी विज्ञापन देने वाले चैनल अखबारों में आपको विश्व गुरु और डम-डम डिगा-डिगा मौसम भीगा-भीगा आपको दिखा। और इस बीच आपको हवाई अड्डों पे वही मोदी जी का आज़माया तरीका जो 2014 से है, जब वो विदेश जाते हैं, तो उनका जो वहाँ का दूतावास है, वहाँ का जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस, वहाँ के प्रवासियों को लाती है और मोदी, मोदी, मोदी का नारा पिटवाती है। वही भारी भीड़, वही गगनभेदी मोदी, मोदी नारे और हद तो तब हो गया जब प्रवासी बंगाली महिलाओं का, चूँकि अब उसको चुना गया, क्योंकि बंगाल को चुनाव जीत के आए हैं, तो जहाँ कोई बंगाली महिलाओं देखो, तो बंगाली महिलाओं को वो महिलाएँ ज़मीन पर एकदम झुक कर, लेट कर आरती उतार रही है और मोदी जी देवता बने आरती उतरवा रहे हैं। आरती उतारना हमारे यहाँ अतिथि का सम्मान में आता है, आरती उतारना, चंदन लगाना और उसकी एक गरिमा होती है। वैसे घुटने पर बैठ के ज़मीन पर और फिर से वही पुराना तरीका आज़माया हुआ, कुछ प्रवासियों को खड़ा कर दिया, मोदी जी मैं लिविंग गॉड, मैं जिंदा देवता हैं। तो जिंदा देवता जहाँ शासन कर रहा है वहाँ आ जाओ। जहाँ पर तुम्हारे लिविंग गॉड शासन कर रहे हैं, उन लिविंग गॉड के शासन को देखो, उन लिविंग गॉड के शासन में रहो। राजा जब जहाँ जाता था तो उसकी प्रजा जाती थी, तो तुम लिविंग गॉड के शासन में रहो। लेकिन चूँकि ये पीआर स्टंट हैं, तो वो लिविंग गॉड जो कहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग आएँगे तो नहीं आपके आपके देश में रहने। यहाँ आने पर वो कहेंगे गरीबी है, भुखमरी है, पॉल्यूशन है, दिल्ली में रह नहीं सकते, इतना पॉल्यूशन है, यहाँ आपको भाषण मारेंगे, लेकिन वहाँ वो लिविंग गॉड करेंगे। तो ये सब जो पीआर एक्सरसाइज़ जो किया गया, वो घरेलू टीवी चैनलों, सोशल मीडिया के लिए भव्य राजनीतिक इवेंट का पूरा सामग्री तैयार हो गया। तो इवेंट पूरा कर दिया गया, मोदी जी एक जगह क्या, ना जाने कितनी जगह नाच जो है नृत्य देखने पहुँचे, ये सब दिखाया गया। और ये जो भव्य कल्ट क्रिएशन हो रहा है, कल्ट कल्चर क्रिएशन हो रहा है, यानी एक नेता के आसपास एक कल्ट क्रिएट किया जा रहा है। एक नस्वर नेता के आसपास, और नस्वर नेता को इससे पीआर मैनेजमेंट ने बता दिया कि भई आप अजैविक हैं, आप शरीर से पैदा नहीं हुए। इसलिए उन्होंने अहंकार में अजैविक भी खुद को कह दिया। तो यह जो कल्ट क्रिएशन है और यह जो सुनियोजित पीआर का सुरक्षा कवच है, ये जब पश्चिमी लोकतंत्र का जो कठोर धरातल है और जो तर्क बुद्धि से काम करता है, वहाँ पर जब पहुँचा, तो यह जो छवि की अजेयता है कि अजेय हैं ये, वो भरभरा कर गिर गया, धड़ डम डम डिगा-डिगा। इस दौरे ने साफ कर दिया कि बंद कमरों के व्यापारिक समझौतों और सड़क पर आयोजित होने वाले पीआर एक्सरसाइज के बीच एक ऐसी खाई है जिसे केवल भावुकता से यानी भारत की जनता को मूर्ख बनाकर नहीं भरा जा सकता। भव्य कमरों में जो भी समझौते होते हैं वो अलग हैं और पीआर एक्सरसाइज जो हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अब आपको मैं बताऊं कि नीदरलैंड और नॉर्वे में हम चलते हैं। पहले आपको यूएई का बता ही दिया, फ्लाइंग काइट, विमान लैंडिंग गेस्चर में, उस पोज में वो जाकर उस सुल्तान से मिले और सुल्तान के साथ एक समझौते हुए हैं। ऊर्जा सिक्योरिटी पर हुए हैं। ऊर्जा सिक्योरिटी पर रूस के साथ भी थे, लेकिन अमेरिका कब धमकाया तो रूस से समझौते टूटते रहे। ईरान के साथ थे तो अमेरिका कब धमकाया, टूटते रहे। कल को यदि यूएई को भी पर भी अमेरिका धमका दे तो वो भी टूट जाएगा, क्योंकि भारत सरकार की पूरी पॉलिसी, मोदी सरकार की, अमेरिका सेंट्रिक है। अमेरिका जिसके लिए यस बोलेगा उसके लिए वो यस बोलेंगे, अमेरिका जिसके लिए नो बोलेगा उसके लिए वो नो बोलेंगे। इनकी पूरी पॉलिसी
अमेरिका सेंट्रिक। तो जब 16-17 मई को प्रधानमंत्री नीदरलैंड की राजधानी पहुंचे, तो सेमीकंडक्टर और जल प्रबंधन पर समझौते किए गए और ये बहुत बड़ा समझौता था। लेकिन इस समझौते पर चर्चा नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि मोदी पीआर एक्सरसाइज में भी लीन रहे, तो उस पर आप बहुत कम देखेंगे कि कहीं टेलीविजन पर चर्चा हुई हो। लेकिन वहां पर डच प्रधानमंत्री रोब जेटेन ऐसा कुछ बोल गया, इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए था। या मोदी जी बाद में ही, उसके सामने नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहीं उसकी धरती से जवाब दे देते। हम गर्व से भर जाते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया। और ये डचवज की क्या आबादी है? भारत के उत्तर प्रदेश में न जानिए नीदरलैंड, नॉर्वे कितना घुस जाएंगे। लेकिन उसने हमें लोकतांत्रिक ताने-बाने, प्रेस फ्रीडम और अल्पसंख्यक के मौजूदा हालात की चिंता व्यक्त कर दी। यानी कि वो हमको भाषण पिला गया। और देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है। इसमें मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा। तो प्रधानमंत्री जब नीदरलैंड पहुंचे, फिर रविवार को स्वीडन गए, वहां पे फिर तो उनको एक और पीआर एक्सरसाइज में सब देश के अवार्ड हासिल करने का, वहां के अवार्ड हासिल करने का, अवार्ड का जो है, तो पहले सऊदी मतलब अरब देशों से अवार्ड लेते थे, अब ईसाई देशों से अवार्ड लेना शुरू किए हैं। और ध्यान रखिएगा, नॉर्वे और वो जिनको अवार्ड देता है उनसे वो काम करवाता है। श्रीलंका आदि में जो क्रिश्चियन मिशनरियों का काम बढ़ा, ये तमिल लिट्टे जो है उसको भी ये लोग फंड करते थे। साउथ इंडिया में ये क्रिश्चियन सेंट्रिक देश हैं और ये इनको कोई अफसोस नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है। वो ये नहीं कहते जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हिंदू एक धर्म नहीं है। तो वो यदि अपने अवार्ड दे रहे हैं जैसे सऊदी इस्लामिक देशों ने दिया, तो आपने देखा छोटे से कतर के आगे भी उनको झुकना पड़ा। उसी तरह ये सब यदि अवार्ड दे रहे हैं, जैसे गेटकीपर अवार्ड दिया बिल गेट्स, तो उसके सामने भी झुकना पड़ा। तो इसका मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज के काम तेज होने वाले, इस बात को समझ लीजिए। आप जो खुद हो रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस मिला। ये क्रॉस मिला, आपको भी क्रॉस हो जाएंगे आप। इतिहास पढ़िए जरा इनके। तो उसके बाद वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कुछ बोल दिया और वहां के मीडिया ने छापा। प्राइम मिनिस्टर को उन्हीं की धरती पर जवाब देना चाहिए, उसके सामने नहीं देते। सामने आमने सामने बात भी नहीं हुई, सामने नहीं देते तो वो वहां के प्रेस को एड्रेस करते। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री प्रेस से भागते हैं, तो वो एड्रेस कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री तो क्राफ्टेड इंटरव्यू देते हैं, यानी सवाल तय। तो अंजना कश्यप क्या पूछेगी, रूपका लियाकत क्या पूछेगी, अर्नब गोस्वामी क्या पूछेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 13 साल में उन्होंने एक नहीं किया, तो वहां वो प्रेस को कैसे बुलाते? इसलिए वो हमको नीदरलैंड का जो है वो भाषण देकर चला गया। और बाद में विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में आया कि भाई डच पत्रकारों को, वहां के प्राइम मिनिस्टर को कोई जानकारी नहीं है भारत के बारे में। भारत एक सांस्कृतिक देश है, और लंबा चौड़ा इतिहास बनना शुरू कर दिया। पूरा जो है कहानी इन्होंने किया, तो सबसे आबादी वाला देश है और ये वो करना शुरू किया। तो वहां पर डच पत्रकार ने भी सवाल पूछा था, लेकिन डच पत्रकार के सवाल पर भी यही भारत एक लोकतांत्रिक देश है का भाषण दिया गया और गोल गोल जवाब देके वहां से हट लिया गया। तो वहां पर मूल्य आधारित विदेश नीति होती है, वैल्यूज होता है। उसके सवालों का सामना करने में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी कूटनीतिक टीम असहज साबित हुई। ब्यूरोक्रेट को आगे कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, और वहां केवल घरेलू रैली की गई। ठीक है। उसके बाद 18-19 मई को भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन के लिए वो नॉर्वे पहुंचे। वहां पर यह असहजता और गहरी हो गई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में लगातार भारत पिछड़ रहा है। भारत से ऊपर पाकिस्तान है, भारत का स्थान 157वां है, और नॉर्वे का नंबर 1 है। यानी प्रेस को आजादी देने के मामले में नॉर्वे नंबर 1 है और भारत का स्थान 157वां है। भारत से कहीं बेहतर पोजीशन पाकिस्तान आदि। ठीक है। तो वहां पर एक महिला पत्रकार ने सीधे पूछ लिया कि प्रेस की आजादी की बात होती है
आप दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रेस फ्रीडम में बड़ा देश है, वहां के पत्रकारों का के सवालों का सामना करने से क्यों डरते हैं? मोदी जी से पूछा गया, मोदी जी उठकर चल दिए। वो वीडियो है, आप देखिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? वो मोदी जी उठकर चल दिए। मोदी जी को उसी मजबूती से रखना चाहिए था जवाब कि आपका नॉर्वे इतना छोटा है, हमारे बिहार यूपी में घुस जाएगा। और वहां प्रेस को फ्रीडम है, या जो भी उनको कहना था, लेकिन कहे नहीं, वहां से भी निकल ली। और उसका जवाब देने के लिए किसको कर दिया? फिर से ब्यूरोक्रेट को खड़ा कर दिया। और ब्यूरोक्रेट और पत्रकार भिड़ते रहे, बहस करते रहे। यानी भारत का ब्यूरोक्रेट और वहां का पत्रकार बहस करता था, और प्रधानमंत्री निकल ली। ये सिर्फ मोदी मोदी, वहां जाके क्राफ्टेड पढ़ा हुआ भाषण, मोदी मोदी मोदी, और आपको क्राफ्टेड इंटरव्यूज। इसके अलावा प्रेस का वो सामना कर ही नहीं सकते। 13 साल तक नहीं किया। ये आपको डच में, नॉर्वे में ये पता चल गया कि पत्रकार के सवाल से प्रधानमंत्री कितने असहज होते हैं, और जिसके कारण इस पूरे यात्रा पे विवाद खड़ा हो गया। अब इसमें, और इसको लेकर उस पत्रकार पे लंबा चौड़ा जो भाजपा की ट्रोलिंग टीम है वो हमला कर चुकी है। जॉर्ज सोरस, विदेशी एजेंट, कांग्रेस एजेंट, मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया। जॉर्ज सोरस के साथ हरदीप पुरी की बेटी का बिजनेस रिश्ता, विदेशी एजेंट, एसीवाईपीएल में भाजपा के नेता होते हैं ट्रेंड, कांग्रेसी एजेंट, कांग्रेस के सारे गुलाम नबी आजाद के लिए आंसू बहाते हैं मोदी जी, शरद पवार को गुरु कहते हैं मोदी जी, प्रफुल्ल पटेल को पार्टी में लाते हैं मोदी जी। तो अब ये चलताव जो ट्रोलिंग आर्मी के जरिए गाली गलौज का तरीका, वो यहां नहीं चले। ठीक है। उसके बाद नॉर्वे के ओस्लो में बिजनेस समिट में भी भाषण उन्होंने दिया और कहा कि अब गरीबी आने वाले हैं। यानी 2014 में कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, अब कह रहे हैं गरीबी आने वाले हैं। तो 13 साल में आपने भारत को सीधे उल्टा लटका दिया। आपकी पूरी पॉलिसी शिफ्ट हो गई। और वहां पर जब वो गरीबी, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पे व्याख्यान दे रहे थे, तो वहां भारतीय अर्थव्यवस्था के एक दर्दनाक विरोधाभास को वो खुद उद्घाटित कर रहे थे। उनको लगा कि हम तो वर्ल्ड लीडर हैं, विश्व गुरु हैं, हम भाषण देंगे, दुनिया सुनेगी। जब आप कह रहे थे गरीबी, तब नॉर्वे की जनता समझ रही थी कि भारत एक गरीब देश। तो आपके प्रवचन को भारत के गरिमा के डाउन के रूप में देखा गया कि इतने साल बाद भी भारत एक गरीब देश। और क्यों? क्योंकि 13 साल आपने लंबे शासन किए, फिर गुजरात का शासन था, आप अपनी पीठ थपथपाते रहे, लेकिन 81.35 करोड़ भारतीयों को 2 वक्त की खाना मुफ्त लेने पर आपने मजबूर कर दिया है। यानी भारत की पॉपुलेशन का 60%, 15 छक्का 90, 150 करोड़ मानो, 15 छक्का 90, करीब 90 करोड़। ये आंकड़ा 81.35 करोड़, जो आज भी 2 वक्त का भोजन सरकार के मुफ्त राशन योजना से लेती। तो जब आप गरीबी पर भाषण दे रहे थे, तो ये आंकड़े वहां निकाले जा रहे थे कि भारत आखिर इतना विदेशी कर्जा क्यों लेता है, आज भी वो गरीबी दूर नहीं कर पाया। तो आपको तो लगा कि वैश्विक भाषण दे देंगे, पर भारत में भी इसकी आलोचना हुई कि अब 14 में कहे थे अच्छे दिन आएंगे, अब कह रहे हैं अब गरीबी आएगा। और नॉर्वे में आलोचना हुई कि भारत वास्तव में ये जो तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, ये सिर्फ चकाचौंध दिखा रहे हैं। भारत एक गरीब राष्ट्र है, और यही 81.35 करोड़ लोग अभी भी 2 वक्त का राशन नहीं जुटा पा सकते हैं। यानी भारत की टोटल जनसंख्या का 60% लोग अभी भी 2 वक्त का खाना सरकार के मुफ्त खाने पर निर्भर है। तो इस पे भी मजाक हो रहा। और ये एक आर्थिक असमानता और नीतिगत विफलता है कि कोविड के बाद से लगातार इसको एक अस्थायी व्यवस्था कर दिया गया कि 81 करोड़ लोग सरकार के भोजन पर निर्भर रहेंगे। ये आप ये समझिए कि ये विकास का लाभ नीचे बैठे इंसान तक नहीं पहुंचा है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट तक पहुंचा है। कुछ कॉर्पोरेट हाउस को तेल का फायदा इस संकट में अंबानी को हो रहा है, और अमेरिका के साथ रिश्तों में फायदा अभी अडानी को हो रहा है, उसका केस उठाया है। आपको और क्या मिल रहा है
ये अब दुनिया में चर्चा का विषय है कि भारत का मिडिल क्लास और निम्न मध्य वर्ग तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, संपत्ति कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में सिमट रही। इस दौरे की जो सबसे बड़ी वैचारिक सीख थी कि चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्षों की जो कूटनीतिक देह भाषा है, डिप्लोमैटिक बॉडी लैंग्वेज है, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया दुनिया के अखबारों में। हाल के दिनों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को यदि देखें, वहां कोई भावुकता नहीं थी, कोई मिलने की हड़बड़ी नहीं थी, कोई नाटकीय दृश्य नहीं था, कोई आरती नहीं उतारवाया जा रहा था, कोई भी फ्लाइंग काइट नहीं बना जा रहा था, सब कुछ गरिमामय ढंग से था। और शी जिनपिंग ने एक और तरीका अपनाया, अपनी कुर्सी को थोड़ा ऊंचा रखा, ट्रंप की कुर्सी पे फोम लगवा दिया, ट्रंप बैठा उससे नीचे हो। शी जिनपिंग ने चीन में बुलाकर ट्रंप को अपमानित कर दिया। वो फोम पे बैठा, नीचे बैठ ही नहीं पा रहा था और शी जिनपिंग ऐसे बैठा था, एक राष्ट्राध्यक्ष। प्रतीकों की बड़ी भाषा होती है। जब रसिया से एग्रीमेंट हो रहा था, सोवियत संघ जब टूट रहा था, तो रोनाल्ड रीगन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक तरह से यूएसएसआर को के राष्ट्राध्यक्ष को पेन दिया कि हमारे पेन से सिग्नेचर करो, यानी हमारे कहने पर ये सोवियत संघ बिखर पड़ा। तो शी जिनपिंग ने ये किया और ये फ्लाइंग काइट हो रहे थे। आप सोचकर देखो कि एक राष्ट्र की गरिमा जा कहां रही है। तो वो चर्चा हो रही है, वहां कोई हड़बड़ी नहीं था, नाटकीयता नहीं थी। दोनों महाशक्तियों के नेता अपने नियंत्रित गंभीर मुद्रा में बात कर रहे थे और ये पूरा देश की भाषा दर्शाती है कि चीन की कूटनीति व्यक्तिगत केमिस्ट्री, डोनाल्ड माय फ्रेंड पर निर्भर नहीं है। चीन की केमिस्ट्री राष्ट्र की गरिमा पर निर्भर है, राष्ट्र प्रमुख, नेशन फर्स्ट के आधार पर निर्मित है कि हमारे नेशन के पक्ष में जो होगा वो होगा। ये माय फ्रेंड डोनाल्ड, ये व्यक्तिगत डिप्लोमेसी कर रहे हैं, चीन नेशन बिल्डिंग का डिप्लोमेसी कर रहा है, ये साफ साफ दिखा। तो यह जो हगिंग डिप्लोमेसी है, सुल्तान की बाहों में खोलकर विमान लैंडिंग पोस्चर करना है, इसको राजनीतिक थिएट्रिक्स का ये एक तरह से निर्माण करता, थिएटर बनाता है। और आलोचकों का मानना है कि कूटनीति में अत्यधिक भावुकता और दृश्य पर बहुत अधिक निर्भरता देश को एक ओवर ईगर यानी साझीदार के रूप में प्रदर्शित करती है। ओवर ईगर कि ये राष्ट्राध्यक्ष कुछ मांगने आया है और वो जो दूसरा राष्ट्राध्यक्ष है वो हमेशा इसको दबाकर रखता है, जैसे ट्रंप ने दबाकर रखा है इनको, भारत को। ओवर ईगर रिएक्शन दिखाता है कि ये मांगता है, ये मांगता है, ये दिखाता है इतने बड़े 150 करोड़ के राष्ट्र को। ये आपको कूटनीतिक देह भाषा विज्ञान आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। कूटनीतिक ताकत और राष्ट्रीय हित बंद कमरों में समानता के सिद्धांत और सौदेबाजी पर होता है, न कि कैमरे के सामने बाहों में बाहें फैलाने और बाहों में बाहें डालने से। एक संप्रभु लोकतंत्र देवता और कल्ट के सहारे, व्यक्ति के सहारे नहीं चल सकता। जब तक भारत का राजनीतिक और सामाजिक मानक नेताओं के मानवीय स्वरूप, उसकी नीतिगत कमियां और उसके संवैधानिक दायित्व को के दायरे में रखकर नहीं देखेगा, नेता को कल्ट समझेगा, तो यह विरोधाभास उजागर होता रहेगा और राष्ट्र की गरिमा का क्षरण होता रहेगा। इसलिए मई 2026 का यह जो दौरा है वो प्रधानमंत्री मोदी सहित विदेश मंत्रालय के लिए आत्म मंथन का समय है। आत्म मंथन करें, अन्यथा दुनिया में भारत उपहास का पात्र बनेगा और ये उपहास का पात्र 150 करोड़ की जनसंख्या के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए ये पूरा जो विदेशी दौरा हुआ है वो उस विदेशी दौरे में जो हमने कुछ हासिल किया है वो सब नरेंद्र मोदी जी के फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में दब गया और इसको नॉर्वे और वहां के जो आपको नॉर्वे और नीदरलैंड के दौरे के समय और ज्यादा ये सामने आ गया, जब मोदी जी प्रेस का सामना करने से बचते रहे, उठकर चल दिए और नीदरलैंड के छोटे से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को वो जवाब नहीं दे सके, क्योंकि जवाब देने के लिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता और जो मोदी जी पसंद नहीं करते। और ये बात नॉर्वे में एक महिला पत्रकार के जरिए खुल गया। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। विदेश, मैं जानता हूं आप लोग इस चैनल पर
धर्म या संस्कृति, समाज से जुड़ी हुई खबरों को ज़्यादा पसंद करते हैं। विदेश के और अर्थनीति पर कम लोग देखते हैं। लेकिन एक पत्रकार का कर्तव्य है कि आपको सभी चीज़ों से अवगत कराए रखे और इसलिए मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का जो ये विदेश दौरा हुआ है, उस पर ये वीडियो मेरे हिसाब से देना ज़रूरी था। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपकी रात्रि शुभ हो, आप सबको जय श्री राम।